गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो बच्चों, आधुनिक हिंदी काव्य, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला आपका आता है आदिकाल या वीरगाथा काल, जो कि संवत 1050 से 1375 तक चलता है। इसके बाद में पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल आता है, जिसका समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इसी क्रम में नंबर 3 पे आता है उत्तर मध्यकाल या भक्ति काल, जिसकी समय सीमा का निर्धारण हुआ है संवत 1700 से 1900 तक। और 1900 के बाद जो हमारा काल आता है वो आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है वो संवत 1900 से लेकर के आज तक का जो भी समय है वो सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है आधुनिक हिंदी काव्य। आधुनिक हिंदी काव्य, जैसा कि काव्य से ही है परिचय मिल जाता है कि हमको इसमें कुछ कवियों का अध्ययन करना पड़ेगा। उन कवियों के अध्ययन करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि आधुनिक हिंदी काव्य क्या है। तो बच्चों, जो नंबर 4 है आधुनिक काल, जिसका समय 1900 से अब तक का है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रारंभ में घटित हुआ उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। भाषा में परिवर्तन, स्थिति परिवेश में परिवर्तन, विषय में परिवर्तन, नारी के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन, राष्ट्रीय भावना का विकास, इन सब चीजों पर आधुनिक काल में विचार किया गया। और आधुनिक काल के बारे में संक्षेप में हम इस प्रकार जानेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का उदय मोटे तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1900 से माना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रत्येक काल के उदय में तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का योगदान रहता है। सन 1857 में हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने देश में एक नई चेतना का जन्म दिया और इस नई चेतना के कारण अंग्रेज सरकार के दमनात्मक रवैये ने देश की मनीषा को झकझोर दिया और कवियों को यह आवश्यकता अनुभव होने लगी कि वे देश की जनता को अंग्रेजी शासन की अच्छाई बुराई के बारे में भी बताएं। भारतेंदु जी ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्यारी। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना, गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता द्वारा किए गए विविध संघर्षों के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक काल के साहित्य को देखा और परखा जाना चाहिए। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, अर्थनीति, शासन व्यवस्था में भी पर्याप्त परिवर्तन हुआ। भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस की स्वतंत्रता वरदान सिद्ध हुई। पुनर्जागरण के लिए कार्यरत सामाजिक नेताओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया। भारतेंदु के समय में प्रायः सभी प्रमुख साहित्यकार किसी न किसी साहित्यिक पत्र पत्रिका से जुड़े थे। वे इनमें अपनी साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ सामयिक समस्याओं पर भी प्रकाश डालने लगे। जनतांत्रिक मूल्यों का पोषण, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार
राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुद्रण ने साहित्यकार और समाज को एक दूसरे से वैचारिक स्तर पर जोड़ने का माध्यम प्रदान किया। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और कर्मकांड एवं अंधविश्वास का विरोध उपनिषदों के आधार पर किया गया। ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा, सती प्रथा का डटकर विरोध किया। वे विधवा विवाह एवं स्त्री पुरुष की समानता के भी पक्षधर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। केशव चंद्र सेन के प्रभाव से सन 1857 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, उसी तरह से प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने भी करी। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपके 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य, द्वितीय प्रश्न पत्र में उपन्यास और कहानियों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इन 2 प्रश्न पत्रों में से एक प्रश्न पत्र आपका बहुविकल्पी भी होता है। तो आप जो कुछ भी पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें और सुनें और मुख्य बिंदुओं को एक जगह नोट करते हुए चलें, जिससे आपको बार बार पढ़ने में कठिनाई महसूस नहीं होगी और आपकी दोनों ही तरह से तैयारी हो जाएगी, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो या आपका ऐसे ही आपका लिखने वाला पेपर आए। तो बच्चों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, जिसके प्रमुख नायक महादेव गोविंद रानाडे थे। सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों के प्रति वे निरंतर संघर्ष करते रहे। वे जाति पाति के विरुद्ध थे और अंतरजातीय विवाह के समर्थक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जबकि आर्य समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक एक चीज, एक एक वाक्य, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है आपके लिए। जाति, लिंग एवं नस्ल के आधार पर मानव की समानता के वे प्रबल पक्षधर थे। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर आर्य समाज ने एक आचार संहिता बनाई। आर्य समाज का प्रचार मध्य वर्ग के बीच हुआ। सन 1893 में थियोसैफिकल सोसाइटी से संबद्ध एनी बेसेंट भारत आई और अपने ओजस्वी भाषण से सबको प्रभावित किया। अंग्रेजी ढंग के स्कूल कॉलेजों की स्थापना ने भी भारतीय समाज को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। पुस्तकों का प्रचार प्रसार होने, समाचार पत्रों के अपने से भी लोगों को विचार विनिमय का अवसर मिला तथा देश की बौद्धिक चेतना का भी विकास हुआ। अंग्रेजी कविताओं को पढ़कर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि कविता में नक्श चित्रण के अलावा भी कुछ और होता है। वे उनके आधुनिकीकरण पर वैसे कविताएं लिखने लगे और औद्योगिकीकरण, संचार साधनों में भी वृद्धि हुई। नए अर्थव्यवस्था ने भी भारत को नूतन गत्यात्मक स्थिति की ओर अग्रसर किया। इसे बहुत से लोगों ने पश्चिमीकरण न कहकर आधुनिकीकरण की संज्ञा दी है। आधुनिक काल में विकसित मानवतावाद मनुष्य की समानता, स्वतंत्रता आदि का सिद्धांत सामाजिक न्याय के आधार पर उचित माना गया। मध्यकाल तक भावाभिव्यक्ति का एकमात्र साधन कविता थी, किंतु आधुनिक काल में भाव एवं विचारों दोनों की अभिव्यक्ति के लिए गद्य विकसित हुआ। यानी हमारे जो आधुनिक काल के पहले जो 3 काल हुए, वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, इन सब में अगर विचार विनिमय का कुछ माध्यम थी तो वो थी कविता, यानी काव्य अधिक लिखा गया। लेकिन आधुनिक काल में आकर कविता का स्थान गद्य ने भी ले लिया। कविता भी रही, मैं ये नहीं कहती कि गद्य काव्य पूरी तरह से खत्म हो गया, कविता अपने स्थान पर रही और अपने विचारों का विनिमय करने के लिए गद्य ने भी पदार्पण कर लिया था, जो कि आधुनिक काल की ही देन है। तो यह इस काल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। काव्य भाषा के पद पर लंबे समय तक टिकी रहने वाली ब्रज भाषा को भी धीरे धीरे निर्वासित कर दिया गया और खड़ी बोली को हिंदी का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हो गया। यानी जो भाषा डिंगल, पिंगल, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और आपका ये सधुपड़ी भाषा
पंचमेल खिचड़ी वाली भाषा, इन सब भाषाओं पर धीरे धीरे आधिपत्य खत्म होने लगा और इन सब की जगह जो स्थान ले लिया वो भाषा का नाम था साहित्यिक खड़ी बोली। यानी साहित्यिक खड़ी बोली पद्य में भी प्रयोग की जाने लगी और गद्य में भी प्रयोग की जाने लगी। तो इस दृष्टि से आधुनिक काल की मूल संवेदना के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा को रखा जा सकता है। राष्ट्रीयता एवं स्वाभिमान की जो भावनाएं इस काल में विकसित हुई, इसी का परिणाम मानी जा सकती हैं। एक ओर तो हम रूढ़ियों एवं परंपराओं से मुक्ति हेतु छटपटाने लगे, तो दूसरी ओर अपनी परंपरा से श्रेष्ठ जीवन मूल्य लेकर नवीन विचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। यही नवजागरण का स्वर हमें आधुनिक काल के साहित्य केंद्र में दिखाई देता है। कविता, निबंध, उपन्यास, नाटक सब इसी से ओतप्रोत है। यही हमारी आधुनिकता का केंद्रीय भाव भी है तथा यही आधुनिक काल के उदय की पृष्ठभूमि है। तो बच्चों, ये आधुनिक काल के उदय के बारे में, कैसे आधुनिक काल अपने पूर्ववर्ती कालों से प्रभावित होकर के कैसे आया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी कवि पर तुरंत नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि उस कवि को कहाँ से प्रभाव मिला, कैसे उसने किस विषय को माध्यम बना करके अपने काव्य का सृजन किया, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चतुर्थ काल खंड है वो आधुनिक काल कहा जाने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की प्रधान प्रवृत्ति गद्य को माना है, इसलिए उन्होंने इसका नाम गद्य काल भी किया है। बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए, बहुत कितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है कि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है और गद्य काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी के अनुसार इस काल की प्रारंभिक सीमा 1900 विक्रमी और अंतिम सीमा 1984 विक्रमी बताई गई है। शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तब से लेकर अब तक बहुत से शोध कार्य हुए हैं और तमाम विवादों को सुलझाया भी गया है और अतः शुक्ल जी ने इस इतिहास में जो संशोधन किया है वो अपेक्षित संशोधन है। गद्य काल कहने से ऐसा लगता है कि इस काल में पद्य रचना हुई नहीं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। पद्य की दृष्टि से भी यह काल समृद्ध काल है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का तथा हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने गद्य की अनेक विधाओं का सूत्रपात किया और हिंदी कविता को रीतकालीन प्रवृत्तियों से मुक्त कर आधुनिक काल में प्रवेश दिलाया। आधुनिक काल में कविता के विकास के निम्न चरण माने गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है। दूसरे नंबर पे आपका द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1920 ईस्वी तक है। तीसरे क्रम में छायावाद, छायावाद की समय है 1920 से 1936 ईस्वी तक। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, जिसकी समय सीमा 1936 से 1943 तक मानी जाती है और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953 ईस्वी। प्रयोगवाद के बाद नई कविता, जिसका समय 1953 से 1960 और फिर हिंदी नवगीत, जिसकी समय सीमा है 1960 के उपरांत। नई कविता के बाद समकालीन कविता का युग माना जाता है। नवगीत उसी के अंतर्गत आते हैं। हिंदी गद्य विधाओं का विकास भी आधुनिक काल में हुआ, जिनमें से प्रमुख है हिंदी निबंध का विकास, हिंदी नाटक का विकास, हिंदी एकांकी का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी लेखन का विकास, रेखा चित्र एवं संस्मरण विधा का विकास, हिंदी आत्मकथा का विकास, हिंदी जीवनी का विकास, हिंदी डायरी का विकास और हिंदी आलोचना का विकास। आधुनिक काल के लिए जो विभिन्न नाम समीक्षकों इतिहासकारों ने दिए हैं वो इस प्रकार है कि एक तो आधुनिक काल, जिसका नामकरण मिश्रबंध में किया है, और दूसरा है गद्य काल, जिसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो बच्चों, हमने आधुनिक काल को समझा कि किस तरह से आधुनिक काल हिंदी साहित्य में आया, उसके प्रमुख विषय क्या रहे, प्रमुख विधाएं कौन कौन सी आई, कविता का क्षेत्र कैसा रहा, गद्य का क्षेत्र कैसा रहा, इन सब की जानकारी हमको आधुनिक काल में मिली। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। उसमें हम आपको मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बताएंगे
और उनके काव्य रचना से संबंधित बातें भी करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।